प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने यथार्थता, परिशुद्धता व विभिन्न प्रकार की त्रुटियों की बात की थी। तो इसी विवेचन को हम इस सत्र में आगे बढ़ाना चाहेंगे और आज हम आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि व सार्थक अंक के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आप किसी भौतिक राशि की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उस भौतिक राशि के कई मापन हम करते हैं, n बार करते हैं और ये मान x1, x2, x3 ऐसे करके xn तक हैं। तो सर्वप्रथम हम इनका औसत मान लेंगे और उसको x माध्य से निरूपित करेंगे और x माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक, और इसको भाग दे देंगे n से, या इसको गणितीय संकेतन में हम लिख सकते हैं x माध्य इक्वल्स समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। तो राशि के व्यष्टिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब इसमें दो पद आ रहे हैं, व्यष्टिगत और वास्तविक माप। व्यष्टिगत का मतलब जो भी अलग अलग मान आपको प्राप्त हो रहे हैं, और वास्तविक माप का मतलब इस स्थिति में ये होगा कि जितने भी मान हमें दिए हुए हैं तो उसकी माध्य आप ले लें। तो सबसे पहले हम इन विभिन्न परिणामों में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों की बात करेंगे। तो जैसे प्रथम पाठ्यांक में त्रुटि, तो डेल्टा x1 को हम x1 माइनस x माध्य से निरूपित कर देंगे। दूसरे में निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा x2, जो कि x2 और x माध्य का अंतर है, इससे निरूपित कर देंगे। और इसी प्रकार से हम डेल्टा xn लिख देंगे। अब इसमें आप गौर करेंगे कि इनमें से जो व्यष्टिगत मान है, तो कुछ मान x माध्य से कम हो सकते हैं और कुछ अन्य मान x माध्य से अधिक हो सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये निरपेक्ष त्रुटियां धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो इससे थोड़ा सा संदेह उत्पन्न होता है, थोड़ी जटिलता आती है, और इसको दूर करने के लिए हम इन अंतरों का केवल धनात्मक मान लेंगे, अर्थात सभी निरपेक्ष त्रुटियों का मोड लेंगे। तो इस स्थिति में जो अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिलती है, तो इसको जैसे हमने पहले औसत लिया था उसी प्रकार से औसत निकालेंगे। तो डेल्टा x माध्य ये मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n, या संक्षेप में कहें तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा x माध्य इक्वल्स समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा xi डिवाइडेड बाय n। अब इस मापन में इसकी संभावना बहुत है कि हमारी मापित राशि का मान x माध्य माइनस डेल्टा x माध्य से लेकर के x माध्य प्लस डेल्टा x माध्य तक परिवर्तित हो।
हालांकि इस अंतराल के परे भी हमें x के मान मिल सकते हैं, लेकिन सांख्यिकी में हम सभी प्रायोगिक परिणामों के लिए x का मान इस सीमा के अंतर्गत ही मानते हैं और इससे परे के मानों को अपने परिणामों के लिए उसकी विचारणा नहीं करते हैं। मैं एक और त्रुटि की बात करना चाहूँगा जिसको आपेक्षिक त्रुटि के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि जब भी हम आपेक्षिकता की बात करते हैं तो उसमें एक संदर्भ मान पहले से होता है, तो उसके संदर्भ में या उसके सापेक्ष में हम राशियों की चर्चा करते हैं। तो इसमें ये संदर्भ मान माध्य मान है, और जब आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान इसका अनुपात लेते हैं, अर्थात डेल्टा x माध्य अपॉन x माध्य, तो इसको हम आपेक्षिक त्रुटि के नाम से जानते हैं। और जब आप इस त्रुटि को 100 से गुणा कर देते हैं तो यही त्रुटि प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। तो दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। जब आपने 100 से गुणा कर दिया तो प्रतिशत त्रुटि हो गई, और नहीं तो ये एक संख्या के रूप में आ जाएगी तो वो आपेक्षिक त्रुटि होती है। तो इस संकल्पना को विस्तार से समझने के लिए अब एक उदाहरण हम यहाँ लेना चाहेंगे। मान लीजिए एक विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को एक अमीटर से मापते हैं, और 4 बार मापने पर जो पाठ्यांक हमें मिलते हैं वो हैं 1.2 एम्पियर, 1.1 एम्पियर, 1.4 एम्पियर और 1.3 एम्पियर। अब इस मापन की प्रक्रिया में, इस मापन के परिणामों में हम इन 3 त्रुटियों को परिकलित करना चाहते हैं, अर्थात निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि। तो बहुत सरल प्रक्रिया हम इसके लिए अपनाएंगे। एक सारणी बनाते हैं जिसमें धारा के व्यष्टिगत मान हम लिखते हैं। तो ये चारों मान हमने यहाँ लिख दिए हैं, नीचे हम इनका योग कर लेंगे। तो इस स्थिति में ये 5.0 एम्पीयर आ रहा है। अब इस योग से हम धारा के माध्य मान की बात कर सकते हैं। तो आई माध्य 5.0 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, जिसको कि हम 1.25 कह सकते हैं। और इसका अगर सन्निकटन करें तो इसको 1.2 एम्पियर हम कह सकते हैं। ये आई माध्य हुआ। और जब हमें आई माध्य पता है तो हम निरपेक्ष त्रुटियों की बात कर सकते हैं। तो ये है मॉड्यूलस ऑफ आई माइनस आई माध्य। और ये चारों पाठ्यांकों की स्थिति में हमने लिख लिया है। जैसे 1.2 एम्पियर के केस में अंतर 0.0 एम्पियर का है। इसी तरीके से 1.3 एम्पियर की स्थिति में 0.1 एम्पियर का है। और यहाँ हमने फिर से ये निरपेक्ष त्रुटियों का योग कर लिया है, जो कि 0.4 एम्पियर है। अब हम निरपेक्ष त्रुटियों का भी माध्य ले लेंगे। तो इसको हम डेल्टा आई माध्य से निरूपित करेंगे, और ये 0.4/4 इक्वल्स 0.1 एम्पियर आ गया। तो ये तो हो गई अपनी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये जो अपना प्रयोग था जिसमें 4 बार हमने धारा का मापन किया, तो ये अंतिम निरपेक्ष त्रुटि हो गई। और अगर हम आपेक्षिक त्रुटि की बात करें तो
इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि को माध्य धारा से भाग दे देंगे तो इस स्थिति में 0.08 मिलता है। तो ये आपेक्षिक त्रुटि है और इसी को जब आप प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं और ये 8% हो जाता है। तो इस प्रकार से इस स्थिति में हमने तीनों प्रकार की त्रुटियों की बात कर ली है, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। अब अगर हम धारा के अपेक्षित मान की बात करें तो इसको इस प्रकार से हम निरूपित करेंगे, आई मध्य प्लस माइनस डेल्टा आई मध्य। अब इस स्थिति में जो मान हमें प्राप्त हुए हैं वो रखें तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। तो इसमें हमें ये विद्युत धारा की परास मिल रही है और परास होगी 1.2 माइनस 0.1 मतलब 1.1 और जब आप प्लस साइन लेंगे तो 1.3। तो धारा 1.1 से 1.3 के मध्य परिवर्तित होती है। अब इसमें आपको ये एक संदेह हो सकता है कि यहाँ हम कह रहे हैं कि धारा का मान 1.1 से 1.3 के मध्य है, जबकि हमें जो मान प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें 1.1 भी है और अधिक मान में ये 1.4 भी है। तो इससे आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसमें ध्यान ये रखना है कि सांख्यिकीय रूप से हम किसी भी भौतिक राशि को ऐसे ही व्यक्त करते हैं और इसमें जो व्यष्टिगत मान होते हैं तो वो व्यष्टिगत मान, कुछ मान उससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपना एक मानक तरीका है किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने का। तो इन त्रुटियों की बात करने के बाद हम त्रुटियों के संयोजन की बात करते हैं। त्रुटियों का संयोजन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दैनिक जीवन में आप जिन भौतिक राशियों की बात करते हैं तो वो कोई व्यक्तिगत या व्यष्टिगत राशियां नहीं होकर के विभिन्न गणितीय संक्रियाओं का रूप होती हैं, जिसमें जोड़, बाकी, गुणा या भाग ये सभी सम्मिलित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ और बाकी की बात करेंगे, अर्थात संकलन और व्यवकलन की त्रुटि की बात करेंगे। तो मान लीजिए एक भौतिक राशि है जिसको हम z से निरूपित करते हैं और ये दो भौतिक राशियों के अंतर के बराबर है, a और b के। और इस समीकरण को अगर हम त्रुटियों के रूप में निरूपित करें तो हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो a माइनस b ये तो z है ही, तो इससे हमें ये मिलता है कि डेल्टा z जो कि राशि z में निरपेक्ष त्रुटि है, तो डेल्टा z इक्वल्स डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इससे हम एक सामान्य रूप में नियम बनाते हैं जोड़ या बाकी के लिए, और वो नियम यह है कि जब दो राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। ये दिया गया चित्र एक विद्युत परिपथ का है।
इसमें दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रथम प्रतिरोधक का मान 10 ± 1 ओम है और दूसरे प्रतिरोधक का मान 30 ± 2 ओम है। अब इस परिस्थिति में हमें श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और ये आप अपनी निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं R = R1 + R2। तो इसको जब आप ये त्रुटि के रूप में लिखोगे तो सबसे पहले निरपेक्ष मान को जोड़ देंगे, तो वो 30 और 10 ये 40 हो जाएगा, और इसमें जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं तो उनको आप जोड़ दोगे। तो इसमें ये निरपेक्ष त्रुटि 1 है और इसमें निरपेक्ष त्रुटि 2 है, तो अंतिम निरपेक्ष त्रुटि 3 हो गई। तो अंततः प्रतिरोध का मान तो वो बन जाता है 40 ± 3 ओम। अब हम अगली संक्रियाओं की बात करते हैं। वो संक्रियाएं हैं गुणा और भाग। भागफल की बात करते हैं। वही एक भौतिक राशि लेते हैं Z, और ये A/B के बराबर है, और इस स्थिति में A और B के मापित मान A ± ΔA और B ± ΔB हैं। तो अब हम इस समीकरण को त्रुटियों के रूप में लिख देंगे। तो आप कह सकते हैं Z ± ΔZ दिस इक्वल्स A ± ΔA डिवाइडेड बाई B ± ΔB। जब आप इसमें A कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 ± ΔA अपॉन A अपॉन B ब्रैकेट में 1 ± ΔB अपॉन B। इसको हम थोड़ा और सरलीकृत करते हैं तो आप कह सकते हैं A/B 1 ± ΔA अपॉन A एंड 1 ± ΔB अपॉन B टू द पावर -1। इसको और सरल करते हैं तो इसमें आपको 4 पद मिलेंगे। तो ये 1 ± ΔA अपॉन A ± ΔB अपॉन B ± ΔA अपॉन A इंटू ΔB अपॉन B। ये दोनों आपेक्षिक त्रुटियां हैं दो राशियों में। तो दो छोटी राशियां हैं तो उनका गुणनफल और छोटी राशि हो जाएगा। तो इसमें जो प्रथम 3 पद हैं उनकी तुलना में आप इसको नगण्य मान सकते हैं, इसको टेंड्स टू 0 कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है ΔZ = Z ΔA अपॉन A प्लस ΔB अपॉन B, और जब आप इसको Z से भाग देते हैं तो ΔZ अपॉन Z इक्वल्स ΔA अपॉन A प्लस ΔB अपॉन B। अब आप गौर करेंगे कि जैसा हमने पहले पढ़ा था ΔZ अपॉन Z का मतलब है Z में आपेक्षिक त्रुटि। इसी प्रकार से ΔA अपॉन A का मतलब A में आपेक्षिक त्रुटि और ΔB अपॉन B का मतलब B में आपेक्षिक त्रुटि। तो इससे हम एक सामान्य नियम गुणा या भाग के लिए बना सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि जब दो भौतिक राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि उन गुणकों अथवा भाजकों में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। बहुत सरल है, थोड़ा सा अंतर है इसमें जोड़ और बाकी से। जोड़ और बाकी में निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती हैं, जबकि गुणा और भाग में आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। इसको थोड़ा और स्पष्ट करता हूं एक उदाहरण लेकर के। मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है और उसमें आप कोई विद्युत घटक लेते हैं और उसके परितः विभवांतर अगर 100 ± 5 वोल्ट है और उस परिपथ में उस घटक में प्रवाहित होने वाली धारा 10 ± 0.2 एम्पियर है। तो अगर हमें विद्युत शक्ति में त्रुटि निकालनी है तो विद्युत शक्ति
विभवांतर और धारा इसका गुणनफल है। और अब हम त्रुटियों का नियम जब इसमें लगाएंगे तो आपेक्षिक त्रुटियों को हम जोड़ेंगे। आपेक्षिक त्रुटि में जब आप 100 का गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि आ जाती है, तो प्रतिशत त्रुटि भी जुड़ जाती है इस केस में। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 ये प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि हुई शक्ति में, तो ये इक्वल होगी प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि विभवांतर में प्लस प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि धारा में। तो ये विभवांतर की स्थिति में 5% है, 100 में 5 मतलब 5%। इसी प्रकार से अगर हम धारा में देखें तो ये 10 में 0.2 या 100 में 2, तो इसका मतलब 2%। तो ये दोनों प्रतिशत जुड़ जाएंगे और ये जुड़ करके 7% बनाते हैं। तो इस स्थिति में शक्ति में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो 7% होगी। ये हमने प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया है। अगर आप इसको केवल आपेक्षिक त्रुटि के रूप में जानना चाहें तो वो भी बहुत सरल है। इसको केवल 100 से भाग दे दीजिए तो इसमें 0.07 वो आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगी। अब हम किसी एक सामान्य व्यंजक की बात करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए भौतिक राशि z है और वो एक भौतिक राशि a के स्क्वायर रूट के बराबर है, इसके वर्गमूल के बराबर है। तो जब आप z को z से गुणा करेंगे तो ये a बन जाएगा और इसमें हम वही नियम लगा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो आपेक्षिक त्रुटियाँ जुड़ जाएंगी। तो डेल्टा a अपॉन a इक्वल्स डेल्टा z अपॉन z प्लस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स 2 डेल्टा z अपॉन z, और डेल्टा z अपॉन z की बात करें तो वो हो जाता है 1/2 डेल्टा a बाई a। तो इस प्रकार से हम घातों के लिए भी इन त्रुटियों के संयोजन के नियम का सामान्यीकरण कर सकते हैं। एक विशेष परिस्थिति में यदि एक भौतिक राशि इस प्रकार से निरूपित की जाती है, a इक्वल्स b टू द पावर p d टू द पावर r अपॉन c टू द पावर q, तो डेल्टा a अपॉन a इक्वल्स p डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा d अपॉन d प्लस q डेल्टा c अपॉन c। तो इससे फिर से हमें एक सामान्य नियम मिलता है और वो नियम ये है कि किसी भी भौतिक राशि जिस पर k घात चढ़ाई गई है तो उसमें आपेक्षिक त्रुटि उस व्यष्टिगत राशि की आपेक्षिक त्रुटि की k गुना होती है। इसको भी एक उदाहरण से और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो आप चित्र देख रहे हैं तो वो एक सरल लोलक का है जिसकी लंबाई L है। मान लीजिए इसको माध्य स्थिति से हम थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, ये दोलन करने लगता है और इन दोलनों का आवर्तकाल कैपिटल T से निरूपित करते हैं। तो इसका जो यथार्थ सूत्र है वो है T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी, या जी को आप कह सकते हैं 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब अगर हम इस व्यंजक में गुरुत्वीय त्वरण g में आपेक्षिक त्रुटि की बात करें तो यही ऊपर वाला नियम जो हमने विवेचित किया था तो उसको हम लगा सकते हैं। यहाँ 4 और पाई इंटू पाई मतलब पाई स्क्वायर, तो ये दोनों चीज़ें 4 और पाई स्क्वायर, इनमें कोई त्रुटि नहीं है।
क्योंकि ये नियतांक है तो हमारे पास जो राशियां बचती हैं वो है लोलक की लंबाई और इस दोलक का आवर्तकाल। तो गुरुत्वीय त्वरण में अपेक्षित त्रुटि डेल्टा जी बाई जी ये हो जाएगा, इसकी पावर एक ही है तो 1 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और प्लस इसकी पावर 2 है तो प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी। तो इस प्रकार से अगर एल और टी में त्रुटियां दी हुई हों तो हम जी में आपेक्षिक त्रुटि की बात कर सकते हैं। आशा है आप इन नियमों को गणितीय संक्रियाओं के लिए उपयोग कर पाएंगे और इसके लिए आप अधिकाधिक उदाहरण लीजिएगा और उसमें इन नियमों को प्रयुक्त करके देखिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम सार्थक अंक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो आइए हम सार्थक अंकों की चर्चा करते हैं। यहाँ आपको एक पैमाना दिख रहा है, कोई स्केल वाला पैमाना है। तो इसमें 0 से 1 तक लिखा हुआ है और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुल 10 विभाजन हैं, 10 समान विभाजन। तो इस प्रकार से अगर आप छोटे विभाजन की बात करें, इस छोटी रेखा की बात करें, तो ये 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। मान लीजिए आपने इस स्केल का प्रयोग करके किसी लंबाई का मापन किया है और अगर आप उस पाठ्यांक को रिपोर्ट करते हो 0.675 सेंटीमीटर, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या है। और वो समस्या ये है कि जिस स्केल से आपने ये मापन किया है वो स्केल दशमलव के बाद एक स्थान तक सेंटीमीटर में माप सकता है, और जबकि जो मान आपने लिखा है, जो मान आपने रिपोर्ट किया है, वो दशमलव के बाद 3 स्थान तक जाता है। ऐसा किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं हो सकता है। तो ये अपने आप को धोखा देना है। तो इसलिए जब आप कोई भी मापन करते हैं तो उसमें उस यंत्र का अल्पतमांक कितना है, वो कितना परिशुद्धता तक किसी भौतिक राशि को माप सकता है, उसी के आधार पर ये निर्णय होगा कि हम संख्या में कितने अंक रखें। तो जब आप किसी भी भौतिक राशि के माप को निरूपित करते हैं तो उसमें जितने भी विश्वसनीय अंक होते हैं जिसके बारे में आप सुनिश्चित हैं, और पहला अनिश्चित अंक, तो ये जो संख्या होती है इनको हम सार्थक अंक कहते हैं। और सार्थक अंक किसी भी मापन की परिशुद्धता इंगित करते हैं जो मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। आइए इस बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम कह रहे हैं कि सार्थक अंक सीधे सीधे किसी यंत्र के अल्पतमांक से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से सार्थक अंकों की संख्या मात्रकों के चयन पर निर्भर नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए हम एक लंबाई लेते हैं 2.3
0.08 सेंटीमीटर। अब इसको लंबाई के अन्य मात्रकों में हम निरूपित कर सकते हैं। अगर आप इसको मीटर में लिखें तो ये होगा 0.023008 मीटर। अगर आप मिलीमीटर में लिखें तो 23.08 मिलीमीटर। अगर आप माइक्रोमीटर में लिखें तो 23,080 माइक्रोमीटर। तो इस प्रकार से प्रथम दृष्टया देखने पर आपको इसमें अंकों की संख्या अलग अलग लग रही है। जैसे ये माइक्रोमीटर में हमने कुल मिला के 5 अंक लिखे हैं, मिलीमीटर में 4 अंक लिखे हैं, मीटर वाली स्थिति में हमने कुल मिला के 6 अंक लिखे हैं, सेंटीमीटर में केवल 4 थे। जबकि सार्थक अंकों की संख्या ये लंबाई के मात्रक बदलने से परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो इस आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं सार्थक अंकों के बारे में, और उसमें पहला ध्यातव्य तथ्य ये है कि सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। जीरो के अलावा जितने भी अंक हैं वो सब सार्थक अंक होंगे। और यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के दाईं ओर परंतु प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अगला नियम हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बिना दशमलव वाली संख्या है तो उसमें अंतिम शून्य वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप किसी दशमलव वाली संख्या की बात करते हो तो उस स्थिति में अंतिम शून्य भी सार्थक अंक होंगे। इसको और स्पष्ट करता हूं एक उदाहरण से। जैसे आपने ये एक मान लिया 341 मीटर। अब 341 मीटर को आप 34,100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में 3 ही सार्थक अंक हैं, और ये जो 34,100 हम कंसीडर कर रहे हैं, 34,100 संख्या में ये दो शून्य ये अंत के शून्य हैं, तो इनको हम सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे। सार्थक अंक इसमें भी 3 ही होंगे। लेकिन यहाँ पर एक भ्रांति बन सकती है और उसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपने किसी लंबाई का मापन किया और उसका मान आपको मिल रहा है 2.300 मीटर, अर्थात इसमें 4 सार्थक अंक है। और इसको अगर हम विभिन्न मात्रकों में लिखें तो सेंटीमीटर में आप इसको लिख सकते हैं 230.0 सेंटीमीटर। किलोमीटर में लिखें तो 0.002300 किलोमीटर, और मिलीमीटर में लिखें तो 2300 मिलीमीटर। अब 2300 मिलीमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें कोई दशमलव नहीं है, और इसलिए ये अंत वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे, और इस प्रकार इसमें सार्थक अंक केवल 2 बचते हैं, जबकि मूल रूप में इसमें सार्थक अंक 4 थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस प्रकार से मात्रकों का परिवर्तन करते हैं तो कई स्थितियों में भ्रांतिपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और हम सार्थक अंकों के बारे में सही नहीं बता पाते हैं।
तो इस संदिग्धता को दूर करने के लिए माप को वैज्ञानिक संकेत में प्रस्तुत किया जाता है और उसका एक निश्चित तरीका है। तो इसमें आप माप को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे a इंटू 10 टू द पावर b। इसमें जो a है इसको हम आधार संख्या बोलते हैं और 10 के ऊपर जो घात लगी है तो इसको हम घातांक बोलते हैं। a का मान 1 से ज़्यादा होगा और 10 से कम होगा और b धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी मापन में आपको केवल परिमाण की कोटि चाहिए तो उस स्थिति में अगर a का मान 5 के बराबर या 5 से कम है तो उसको हम 1 मान लेते हैं, और अगर ये 5 से ज़्यादा और 10 से कम या 10 के बराबर है तो a को 10 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें परिमाण की कोटि मिल जाती है और ये कोटि तुलना के लिए कई मामलों में बहुत उपयोगी होती है। जैसे एक उदाहरण लें तो परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर की कोटि का होता है और नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। तो इसमें सीधे सीधे तुलना करके हम ये बता सकते हैं कि नाभिक की तुलना में परमाणु का आकार 10 की घात 5 गुना ज़्यादा है। और जब आप भौतिक राशियों के माप को इस वैज्ञानिक संकेत में प्रस्तुत करते हैं तो उस स्थिति में ऊपर जिस प्रकार की संदिग्धता हमारे सामने आई थी तो वो उसका कोई अवकाश नहीं रह जाता है। और इसमें जो आधार संख्या है a, तो a में जितने भी सार्थक अंक हैं वो ही इस संख्या में सार्थक अंक होंगे और इसमें 10 की घात कितनी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस परिस्थिति में जब आप एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलते हैं, जब आप स्विच करते हैं तो हमें सार्थक अंकों की संख्या वो ही प्राप्त होती है। तो अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम किसी मापन को रिपोर्ट करें तो वो इस वैज्ञानिक संकेत में करें। एक अन्य चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप कोई गुणक या विभाज्य कारक लेते हैं तो उसमें सार्थक अंकों की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे आप संख्या 2 लें तो 2 का मतलब इसमें आप 2.0 भी लिख सकते हो, 2.30 लिख सकते हो, 2.50 लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरीके से जैसे पाई है, पाई भी एक निश्चित राशि होती है तो इसमें भी अनंत सार्थक अंक होते हैं। अब सार्थक अंक किस प्रकार से विभिन्न गणितीय संक्रियाओं में आगे बढ़ते हैं इस बारे में भी थोड़ी सी हमें बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं गुणा और भाग की बात करूंगा। जब आप संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं तो उसमें जो परिणाम मिलता है उसमें उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है और यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, अर्थात इसको आप कह सकते हैं प्रकाश की चाल इंटू समय। तो अगर मैं प्रकाश की चाल को लिखूं 3.00 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड और समय एक साल में ये हम सेकेंड के रूप में लिख लें 3.1557 इंटू 10 की घात 7 सेकेंड, तो इसमें अंतिम परिणाम को हमने लिखा है 9.47 इंटू 10 की घात 15 मीटर। ये हमने वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया है और इसमें मैंने 3 सार्थक अंक क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें जो प्रथम राशि है उसमें 3 सार्थक अंक हैं जबकि दूसरी राशि में सार्थक अंक हैं 5। तो 3 और 5 में 3 कम हुआ तो जो कम सार्थक अंक हैं वो हम अंतिम परिणाम में रखेंगे। तो इसमें 9.47 ही लिखा, इसमें दशमलव के बाद में केवल 2 स्थान लिए, तीसरा चौथा ये सब संख्याएं हम नहीं लिखेंगे।
तो ये एक सामान्य तरीका है। लेकिन जब आप सार्थक अंकों की बात जोड़ या बाकी के मामले में करते हैं तो उस स्थिति में ये न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं कि उसमें हम दशमलव के बाद जितने भी कम से कम मूल राशियों में सार्थक अंक हैं तो उतने अंक हम लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने 3 संख्याएं ली हैं, तो इसमें 232.35 मीटर, 427.2 मीटर और 0.725 मीटर। जब आप इसको ये जोड़ते हैं तो दशमलव के बाद 3 स्थानों पर हमने ये ऐसे लिख दी संख्या। लेकिन अगर आप गौर करें तो मूल राशियों में दशमलव के बाद जो सार्थक अंक हैं वो पहली स्थिति में 2, दूसरे में 1 और तीसरे में 3 है। तो इसमें सबसे कम हुआ 1 सार्थक अंक। तो इसलिए अंतिम परिणाम में भी हमने इसमें 7 और 5 को छोड़ करके केवल 2 लिखा और अंतिम परिणाम अपना हो गया 660.2 मीटर। इसी प्रकार से कई बार हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारे पास बहुत अधिक अंक होते हैं और मान लीजिए उसमें से हमें किसी अंक को हटाना है, कम अंकों तक संख्या लिखनी है, तो उसको हम कैसे लिखें। तो उसका बहुत सरल सा नियम है। जैसे हमने ये एक संख्या ली 25.678, तो इसमें दशमलव के बाद अगर मुझे एक अंक ड्रॉप करना है तो आप इसको कंसीडर करेंगे 7। तो इसके बाद वाला अंक जो है वो 5 से अधिक है, और जब ये 5 से अधिक हो तो पिछले वाला अंक 1 से बढ़ा देते हैं, तो ये 7 नहीं होकर के 8 बन जाता है। अब अगर मैं इसका फिर से एक और पूर्णांकन करना चाहूँ तो इसमें 6 और 8, तो अगर आप इसकी बात करें 6 की, तो 6 के बाद में जो अंक है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये 6 एक अंक से बढ़ जाएगा और इसको 25.7 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर आप 25.674 की बात करें तो इसमें अगर मुझे एक अंक हटाना है तो क्योंकि अंतिम अंक 4 है जो कि 5 से कम है, तो इसलिए उसको अपरिवर्तित रखा जाता है, तो इसको 25.67 ही लिख दिया। अब अगर इसका फिर से पूर्णांकन करना है तो इसमें ये 5 से ज़्यादा है 7, तो इसलिए दशमलव के बाद वाले 6 को हमने 7 कर दिया। अब एक परिस्थिति ये आ सकती है कि अगर जो हमें अंक हटाना है वो 5 है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए। तो उसमें बहुत सरल नियम है, और वो ये कि 5 से पहले अगर विषम संख्या आती है तो उस स्थिति में तो उसको 1 से बढ़ा देते हैं, और अगर सम संख्या आती है तो उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ये 25.675, तो इसमें 5 से पहले ये 7 आया है, 7 एक विषम संख्या है, तो इसको 6, 8 लिखेंगे। इसकी जगह अगर 6, 3, 5 भी होता तो 3 विषम संख्या होती और इसको हम 25.645 लिखते। इसी प्रकार से जब हम 25.645 की बात करते हैं तो इसमें 5 से पहले एक सम संख्या है, तो हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है और इसको 25.64 ही लिख दिया है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात करके मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा, और वो ये कि जब आप किसी गणितीय संक्रिया की बात करते हो तो उसमें जो मध्यवर्ती पद होते हैं तो उसमें आप एक अंक अधिक ले लीजिए, नहीं तो आपको इसमें फिर से गलत परिणाम मिल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए आपने संख्या ली 9.58, इसका आपने व्युत्क्रम लिया तो ये आ रहा है 0.104, और जब आप 0.104 का व्युत्क्रम लेते हैं तो संख्या आ जाती है 9.62, जबकि इसको 9.58 आना चाहिए था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं कि आप एक अंक और ज़्यादा ले लीजिए। ये जैसे 0.104 लिया, आप एक अंक और लें 0.1044, और जब आप ये लेते हैं और इसका व्युत्क्रम करते हैं तो आपको फिर से वही मूल संख्या मिल जाती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप जो मध्यवर्ती पद होते हैं किसी भी संयोजन में, किसी गणितीय संयोजन में, तो उसमें संख्या को 1 से बढ़ा लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सत्र में
हमने आपेक्षिक त्रुटि की बात की, प्रतिशत त्रुटि की बात की और निश्चित रूप से निरपेक्ष त्रुटि की भी बात की, और इसके पश्चात हमने सार्थक अंकों की बात की। और जब भी आप किसी प्रयोग को करते हैं, किसी मापन के परिणामों को रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें ये अवश्य ध्यान रखें कि हम जितने सार्थक अंकों के बारे में उस यंत्र से जानते हैं, हम उतने ही अंक लिखें। आशा है इसमें चर्चा की गई सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले प्रकरण में, हम अगले सत्र में एक अन्य विषय पर चर्चा करना चाहेंगे और वो संबंधित होगा भौतिक राशियों से और उनके मात्रकों से। तब तक के लिए धन्यवाद।